गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फंसाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है। इस चैप्टर का ही एक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, खास करके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो आप इस टॉपिक पे बने रहो और कोशिश करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो टॉपिक क्या है? तो टॉपिक का नाम है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। ये चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से लिया गया। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में क्या पढ़ा जाए, पूरे चैप्टर में किस चीज पे डिस्कशन किया गया। इस पूरे चैप्टर में एक ही टर्म बार बार क्या हुआ है, रिज्यूम होते रहा है हर समय के बाद। टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ये 15th सेंचुरी, एंशिएंट टाइम, 15th सेंचुरी, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार 2 के समय का जो ग्लोबलाइजेशन था उसको डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब पूरे वर्ल्ड में सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इस टर्म को ज्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि ये 1950s में शुरू हुआ है। हमारी जो समझदारी है, आप लोगों की जो समझदारी है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझा या नहीं पढ़ा, वो यही सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है 1950s में शुरू हुआ, 70s में शुरू हुआ और ये अभी ही तो दुनिया ज्यादा कनेक्टेड है। गलत सोच रहे हो आप। ऐसा पहले भी होता था, एंशिएंट टाइम में भी होता था, वो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। ऐसा 15th सेंचुरी में भी हुआ और ऐसा ही वर्ल्ड वार फर्स्ट और 2 में भी हुआ। और जब जब ये ग्लोबलाइजेशन होती है, दुनिया की जब देश एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो कंट्री का इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ता है और वर्ल्ड का इकोनॉमी भी चेंज होता है। तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया का इकोनॉमी। कब का है? 19th सेंचुरी का। तो इंडिया के इकोनॉमी के बारे में हम क्या जानते हैं? इंडिया एंशिएंट टाइम में इसका क्या पोजीशन था, कैसे इसके पोजीशंस को डाउन किया गया, ये सारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिस्कस किया गया था। बट उसका एक झलक इस टॉपिक में भी डिस्कस किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इंडियन ट्रेड है, इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल है, ये एंशिएंट टाइम में काफी स्ट्रांग था। वर्ल्ड लेवल पे इसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग थी और इससे कंपटीशन करने वाला दुनिया का कोई दूसरा कंट्री नहीं था। तब इंडिया, मेरा भारत महान भारत के साथ कोई कंट्री इसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो ये जो इंडिया है, आखिर इसका कॉटन का, कपड़ा का डिमांड कम कैसे हुआ? तो इसका कारण हम देखते हैं 19th सेंचुरी में, एंशिएंट में नहीं, 19th सेंचुरी में कम हुआ। तब तक तो किसी का दम ही नहीं था। 19th सेंचुरी में ये चीजें धीरे धीरे आई और इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल का डिमांड धीरे धीरे कम हुआ। कैसे? तो वही अभी देखने वाले हैं। तो अब चलो शुरू करो। 19th सेंचुरी में हम अपने कंट्री की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के ब्रिटेन का। 19th सेंचुरी के ब्रिटेन का डिस्कशन कर रहा है। ये इंग्लैंड जो हमारे कंट्री पे 200 साल तक शासन किया, जिसने तंग कर दिया इंडियंस को, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन था, वहां के जो ब्रिटिश थे, स्पेशली ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर थे, जो वहां कॉटन का प्रोडक्शन किया करते थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो कॉटन मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया। कैसे किया? इन्होंने अपने कॉटन ट्रेड को कैसे एक्सपेंड किया? देखो, कॉटन की ही सिर्फ बात हो रही है, तो कॉटन को कैसे एक्सपेंड किया? कब की बात कर रहे हैं हम? 19th सेंचुरी, मतलब 1800 टू 1900 के बीच के समय की बात हम कर रहे हैं। और आपको याद होगा ना, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक टर्म आया था 1830s का। रिचर्ड आर्कराइट ने पहली कॉटन मिल लगाई थी, वो हमने देखा था। तो यहाँ पे वो चीजें ग्रो की। तो चलो देखते हैं, ये कॉटन मैन्युफैक्चरर ने अपने कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाया। बहुत चालाक लोग ये लोग था, इतना चालाक कि पूछो मत, इसने पूरे दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा था। वो बात की बात है। अभी हम बात करते हैं कॉटन मैन्युफैक्चरर का। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर दिया। एंड किस तरह का प्रेशर दिया भाई, कि जो दूसरे कंट्री से कॉटन का इंपोर्ट हो रहा है, दूसरे कंट्री से, इंडिया से या दूसरे कंट्री से जो कॉटन इंग्लैंड में आ रही है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। और रिस्ट्रिक्शंस लगाओ और साथ ही साथ जो ब्रिटेन का जो लोकल इंडस्ट्रीज है, आप उसे प्रोटेक्ट करो। ये कौन कर रहा है? कॉटन मैन्युफैक्चरर ब्रिटेन के अंदर प्रेशर दे रहा है अपने गवर्नमेंट के ऊपर कि बाहर से आने वाले कॉटन पे रुकावट आप लगाओ और क्या करो कि यहाँ के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करो। ये चीजें उन्होंने पहला स्टेप अपनाया। इसी के तहत वहां की सरकार ने क्या किया कि दूसरा स्टेप उठा लिया। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया वो तो अभी हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा और भी देखते हैं। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे ये चाहते थे कि कंट्री में जो है ना वो कंट्रोल तो हो ये दूसरे कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स का, साथ ही साथ इनके ट्रेड का ओवरसीज मार्केट पे भी पकड़ बने। मतलब इनका जो बनाया हुआ जो ये जो कपड़ा है ये क्या हो, इनके कंट्री से निकल के दूसरे कंट्रीज में भी सेल होना शुरू हो जाए। ये दो चीजें एक साथ चाहते थे, दूसरे कंट्री से मेरे कंट्री में आए नहीं, कंपटीशन ना हो, और मेरा कंट्री का प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री में जाके बिके, ये ब्रिटेन सोच रहा था। इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने स्टेप्स उठाया। सबसे पहला कौन कौन सा स्टेप उठाया इस चीज को कंट्रोल करने का? तो सबसे भयंकर स्टेप इन्होंने उठाया टैरिफ का। आपको पता है ना टैरिफ क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, ट्रेड बैरियर। कोई कंट्री क्या करती है, टैरिफ्स का इस्तेमाल करती है और बाहर से आने वाले वस्तु के ऊपर, गुड्स के ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा देती है, इनकम टैक्स को उस पर ज्यादा लगा देती है, जिससे क्या होता है कि वो वस्तुएं मार्केट में महंगी होती है और उसका डिमांड कम हो जाता है। ब्रिटेन यही चालाकी का इस्तेमाल किया, उसने क्या किया, टैरिफ इंपोज कर दिया ब्रिटेन में आने वाले क्लॉथ इंपोर्ट्स पे। अब क्या होगा, ब्रिटेन में जिस कंट्री से भी कपड़ा जाएगा वो क्या होगा, महंगा बिकेगा। तो किस कंट्री से जा रहा है मतलब नहीं, हमें तो इंडिया से मतलब है, अपने इंडिया की बात करें क्योंकि इंडिया का कपड़ा वहां जा रहा है और इंडियन ट्रेड की ही बात करिए, टॉपिक तो इंडियन ट्रेड है ना, तो इंडियन ट्रेड पे रहेंगे, दूसरे कंट्री में नहीं जाएंगे। तो देखो जब ये टैरिफ बैरियर इंग्लैंड के अंदर लगाया गया तो इसका इफेक्ट देखने को मिला कहां, इंडियन एक्सपोर्ट पे। इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ करता था उस पे इफेक्ट मिला। क्या इफेक्ट मिला, तो सबसे पहले इनका कंपटीशन जो था ना वो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया। अब इंग्लैंड में तुम बेचने दोगे नहीं, अब हम जाएंगे चलो दूसरे कंट्री में बेचने के लिए, जर्मनी में या दूसरे कंट्री कहीं भी, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, इटली, जहां भी बेचने जाएंगे वहां पे क्या होगा, पहले से जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनसे काफी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ये इनका इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर का। दूसरा प्रॉब्लम्स क्या हुआ, इनका एक्सपोर्ट भी डिक्लाइंस हो गया। ये इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करते थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। कैसे कम हो रहा है, तो आप यहाँ एग्जांपल से समझो। 1800 में इंडिया कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था 30%, 1815 में किया करता था 15%, और 1870s आते आते ये रह गया मात्र 3%। देखा हमने एग्जांपल्स में 1800 से लेके 1870 तक जब हम देखते हैं तो 30 से सीधा डाउन कितना हो रहा है, 3%। ये तो बहुत कम हो गया। तो बहुत स्मार्टली मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, दिमाग लगाया और इंडियन ट्रेड का एक्सपोर्ट क्या किया, डाउन कर दिया। एक्सपोर्ट क्या चीज का डाउन किया, कॉटन टेक्सटाइल का। आप टॉपिक पे बने रहो, अगर आप टॉपिक पे बने नहीं रहोगे तो टॉपिक हैंग कर जाएगा। हिस्ट्री का ये नियम है। टॉपिक क्या चल रहा है, इंडियन ट्रेड कब की, 19वीं सेंचुरी की, और इंडियन ट्रेड के साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड भी देखना है, कॉलोनलिज्म भी देखना है, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे अपना कॉलोनी भी फैला रहा था और यहाँ का ट्रेड को भी कंट्रोल कर रहा था। ये सब एक साथ हो रही थी। तो वही चीज, आप टॉपिक पे बने रहो। टॉपिक है इंडियन ट्रेड, और इसका इंडियन ट्रेड कॉलोनलिज्म जब हुआ ग्लोबल वर्ल्ड में, इसका क्या योगदान रहा। तो देखो पहला इफेक्ट तो हम देख लिए, दूसरा इफेक्ट तो देख लिए, एक्सपोर्ट भी इनका डिक्लाइन हुआ, कंपटीशन बढ़ गया इंटरनेशनल पे, और तीसरा रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया। एक फायदा इंडियन को दिख रहा है, इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल्स था इसका एक्सपोर्ट कम हुआ करता था, ये ग्रो कर गया। कितना ग्रो किया, तो देखो आप यहाँ 1812 से अगर 1871 को हम कंपेयर करते हैं तो जहां 1812 में रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट 5% होता था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 35%। ग्रो कर गया, एक्सपोर्ट ग्रो कर गया। किस तरह का रॉ मटेरियल भाई, आखिर दूसरे कंट्री को स्पेशली ब्रिटेन को ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए। दो मेजर तो आप जानते हो इंडिया से कौन कौन सी रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा डिमांडेड था। तो देखा एग्जांपल हमने लिखा, सबसे पहला तो रॉ कॉटन, फाइन क्वालिटी का कॉटन था, इसका डिमांड बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। इंडिगो, इसका भी बढ़ गया। और तीसरा ओपियम, बट ये ओपियम जो था ना ये सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था और इंडिया नहीं करता था। ये ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना ये करती थी। कैसे, ये क्या करती थी, इस एक टर्म है यहाँ पे चाइना ट्रेड, पिछले चैप्टर का है बट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। चाइना ट्रेड जो है ये 3 देशों के बीच में किया जाता था। कौन कौन सा देश था, ब्रिटेन, इंडिया और चाइना, जिसमें इंडिया जो था ना वो मीडिएटर का काम करता था। कैसे मीडिएटर का काम करता था कि ब्रिटेन क्या करता था कि इंडिया के अंदर ओपियम की खेती करवाता था और इस ओपियम को सप्लाई कर देता था, एक्सपोर्ट कर दिया करता था चाइना को। अब चाइना को जब ये सेल किया तो इसका इनकम हुआ। अब इस इनकम को ये क्या करता था, वापस इंडिया ला करके अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देता था टी प्लांटेशन में और फिर इस टी को एक्सपोर्ट कर लेता था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड, इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड को कहा गया चाइना ट्रेड। तो ये रॉ मटेरियल्स क्या हुआ, बहुत तेजी से ग्रो किया ये पूरा का पूरा। तो अब क्या देख रहे हैं भाई, इंडियन ट्रेड का कॉटन टेक्सटाइल का तो डिमांड गिरा दिया इंटरनेशनल मार्केट में, और लेकिन इंडियन रॉ मटेरियल का डिमांड पूरे
क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गया, खास करके ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच रिलेशन बन रहा है, यही तो शो कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को। तो किस प्रकार का रिलेशन बना वो चलो डिस्कस करते हैं। आपको याद है ये टॉपिक जो है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल वर्ल्ड जो है, ये ग्लोबल सिस्टम जो है, ये किस टॉपिक से शुरू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन से। और हमने क्या बताया ग्लोबलाइजेशन का, इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज जो कनेक्टेड होता है उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ भी इंडिया और ब्रिटेन कनेक्टेड हो रहा है, और इंडिया ब्रिटेन के साथ हमने एक थर्ड एग्जांपल लिया था चाइना का, और चाइना के साथ और भी दूसरे कंट्री कनेक्ट हो रहे थे। कैसे, यहाँ अभी हम देखने वाले हैं इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच रिलेशन, इस पूरे व्यापार को लेकर के, इस इंडियन ट्रेड सिस्टम को लेकर के। तो क्या रिलेशन बनता है, तो ब्रिटेन जो है ये एक फेस करता है प्रॉब्लम्स कहो इसको, या फिर इसको बेनिफिट कहो, ये प्रॉब्लम से भी बेनिफिट उठा लेते हैं। जो ब्रिटिश लोग जो हैं हर जगह, मतलब कहते हैं ना कि खाल तक निकाल करके प्रॉफिट कमाना है, वैसे लोग थे। जहां लॉस हो रहा है ना वहां भी अपना माइंड लगा करके ये प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। बहुत चालाक, दम लोमड़ी वाले दिमाग वाले लोग होते थे ये लोग। तो चलो इनका देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या था। इनका प्रॉब्लम था ट्रेड सरप्लस। अब ये ट्रेड सरप्लस क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको। ट्रेड सरप्लस मतलब ट्रेड का ज्यादा हो जाना। कैसे ज्यादा हो जाना, तो जरा देखिए रिलेशन। ब्रिटेन से जो चीजें एक्सपोर्ट इंडिया होती थी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। जो भी चीजें वो इंडिया लेकर के आ रहा था उसका संख्या एक्सपोर्ट जो कर रहा था इंडिया वो बहुत ज्यादा था। जबकि इंडिया से जो किया जाता था ब्रिटेन को इंपोर्ट, वो क्या था, कम था। मतलब ये ब्रिटेन जो था, ये ब्रिटेन एक्सपोर्ट इंडिया को ज्यादा करता था और इंडिया ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कम करता था। यानी अगर ब्रिटेन के रिलेशन में देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट ज्यादा करता था और इंपोर्ट कम करता था। तो ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखाई दे रहा है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो भी समस्या, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस में रखा जाता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो ज्योग्राफी तो है नहीं, तो यहाँ पे इसी की बात कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रेड सरप्लस वाले प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसने क्या किया, इसने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया। सिस्टम का नाम है मल्टीलेटरल सिस्टम। मल्टीलेटरल सिस्टम ये क्या होता है, इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट विथ अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाय इट्स सरप्लस विथ अ थर्ड कंट्री। देखो इसमें क्या होता है, एक कंट्री का जो डेफिसिट होता है, ठीक है, डेफिसिट मतलब जो कम प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या करता है कि दूसरे कंट्री के साथ पहले तो इसको मैनेज करता है, और जब सरप्लस होता है तो उस सरप्लस को ये क्या करता है, तीसरे कंट्री को सप्लाई कर देता है। मतलब ब्रिटेन इंडिया को तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है, अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ना, इंडिया से ज्यादा आ रहा है, तो क्या इसने फिर क्या किया, ये इसके में तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया। अब तीसरा कंट्री इन्वॉल्व होगा तो ये जो ब्रिटेन का जो ट्रेड है ना, ये धीरे धीरे बैलेंस में आएगा। तो ब्रिटेन का ट्रेड बैलेंस में आया, क्या आया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ब्रिटेन का इंडिया से रिलेशन बना, फिर ब्रिटेन के और इंडिया के माध्यम से थर्ड कंट्री से रिलेशन बन रहा है, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। और कब की बात चल रही है, 19th सेंचुरी का। तो 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन है, इस बात को हमने क्या किया, इस टॉपिक में प्रूव कर दिया। इसके अलावा जब ये सिस्टम को ये मतलब एंजॉय कर रहा था ब्रिटिश, मल्टीलेटरल सिस्टम से लेकर के इसने मेंटेन कर लिया ट्रेड को, तो फिर इसका फायदा भी इसने उठाया। क्या फायदा उठा, बहुत सारा पैसा आ रहा था, तो पैसा इसने क्या उठाया, जितना भी इसका होम चार्जेस होता था, मतलब ब्रिटेन के ऊपर या इंडिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स था, इसको कैसे सॉल्व किया वो देखो। इसने क्या किया, अपने ऑफिसर्स को, ट्रेडर्स को क्या किया, पेड करना शुरू किया वही एक्स्ट्रा पैसा से। और क्या किया इसने, जो इंडिया के ऊपर लोन था ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटेन जो लोन ले रखा था उसका इंटरेस्ट पेड करता इन पैसों से, या फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर उसको पेमेंट देता था। तो हमने भी क्या कहा कि ये ब्रिटेन क्या कर रहा था, एकदम जहां से जरूरत पड़े, एकदम पक्का ट्रेडर था, जहां से जरूरत पड़े वहां से प्रॉफिट अर्न कर ही लेता था। तो ये रहा आपका इंडियन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सिस्टम और कॉलोनियलिज्म, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को देखा, कैसे ग्लोबलाइजेशन वर्क कर रहा था 19th सेंचुरी में इस 2-3 कंट्री के माध्यम से। और तो इस पूरे टॉपिक में क्या कवर किया, इस पूरे टॉपिक में हम सबसे पहले कवर किए थे इंडिया का कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन के अंदर ज्यादा। ब्रिटेन ने क्या दिमाग लगाया भाई, उसको कम किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, और अपने मैन्युफैक्चरिंग को इसने क्या किया कि दूसरे कंट्री में को आने वाले इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया और अपना ओवरसीज एक्सपेंशन कर लिया। कैसे एक्सपेंशन किया, तो टैरिफ लगा दिया। टैरिफ जब लगाया तो इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ा तो उसमें इंडिगो,
कॉटन और उसके बाद ओपियम जैसी चीज़ों का एक्सपोर्टेशन बढ़ गया। इसमें प्रॉब्लम्स हुआ ब्रिटेन को, क्या ये ट्रेड सरप्लस था, इसको इसने निपटा दिया। फिर उसने क्या कैसे निपटाया, मल्टीलेटरल सिस्टम से, और जो पैसा इसने इससे कमाया उसको अपने कंट्री के अंदर खर्चे में क्या किया, बराबर कर लिया। उन्हें से कमा इन्हें दे दो, यही सिस्टम इसने फॉलो किया। दैट्स ऑल।